हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 30वां दिन है, 30th डे। तो शुरू करते हैं आज के दिन को। 30th डे होने वाला है आज का दिन। और इससे पहले हमने डे 1 से हमने स्टार्ट करते हुए डे 29 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है अपना कोर्स। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो अभ्यास तालिकाएं हम बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो भी हमने पढ़ा है डे 29 तक। वैसे तो हम 23 से देखेंगे, 21 से देखेंगे, 21वां दिन से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तालिका दे रखी है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाय द हेल्प ऑफ ड्रिल टेबल्स, ड्रिल टेबल्स की मदद से। ड्रिल टेबल्स को हम अभ्यास तालिकाएं कहते हैं। तो ये जो अभ्यास तालिकाएं हैं वो बार बार सेंटेंसेस को रिपीट करने के लिए होती हैं। तो आप जितनी अधिक बार दोहरा सकते हैं दोहराइए। इससे आपकी ज़ुबान पर अंग्रेजी के ये और ऐसे वाक्य बखूबी चढ़ जाएंगे। इस प्रकार आप बिना रुके नए नए वाक्य बोल सकेंगे। तालिका 8 में हिज, हर, देयर, योर आदि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द हाउस से पहले आए हैं, सार्वनामिक संबंध सूचक विशेषणों के रूप में। ये शब्द प्रायः इसी प्रकार प्रयोग में आते हैं। पर तालिका 8b में हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, माइन और अवर्स शब्द वाक्य के अंत में अकेले आए हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस संबंध सूचक सर्वनामों के रूप में। पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। हम सब पढ़ चुके हैं, जो भी आज हम जानेंगे। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस पेन इज माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन। इस अंतर को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं 21वें दिन से, तालिका नंबर 8 से। तो दिस इज हिज हाउस या दिस इज हर हाउस, आप ऐसे भी बोल सकते हो। दिस इज देयर हाउस, दिस इज योर हाउस, दिस इज माई हाउस, दिस इज अवर हाउस। अब आप अंतर बताओ, क्या है इन सब में अंतर। मतलब इन सभी को जो ये जो टू वाला दे रखा है ना, इसमें जितने भी दे रखे हैं ये शब्द, इनको किन के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज हिज हाउस, अगर हम ऐसे सेंटेंस बनाएं तो हिज हमारा मेल के लिए, हर फीमेल के लिए यूज होता है ना। देयर काफी लोग हों तब। योर किसी से हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है या आपका घर है, तो योर यूज होगा। माय, मेरा घर, दिस इज माय हाउस, ये अपने लिए यूज होता है माय। और अवर, अगर आप अपनी फैमिली की बात करो तो दिस इज अवर हाउस, पूरी फैमिली को बताते हुए। अगर आप 2-3 लोग हैं या 4-5 लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, मतलब एक अकेले आप नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं ये हमारा हाउस है। हमारे के लिए अवर यूज़ किया जाता है, ओके, ये आपको पता होगा। तो अब दिस इज की तो बात हो गई, लेकिन अगर आपको कहना हो ये मेरा हाउस नहीं है या ये उसका हाउस नहीं है, तो दैट इजंट। देखो दिस, तो अगर आप घर आपके पास ही है तो आप बोल सकते हैं दैट, मतलब आप किसी दूर के घर के बारे में बात कर रहे हैं कि दैट इजंट हिज हाउस, दैट इजंट हर हाउस, दैट इजंट देयर हाउस, दैट इजंट योर हाउस, दैट इजंट माई हाउस, दैट इजंट अवर हाउस, ओके। इजंट का मतलब है यहाँ पर इज नॉट, दैट इज नॉट माई हाउस, ओके। तालिका नंबर बी में देखिए, तालिका नंबर 8 है ये 21वें दिन की। इसका ए पार्ट देखा, अब बी पार्ट देखेंगे। इसमें दिस हाउस इज हिज, दिस हाउस इज हर्स। अब अलग तरीके से कह रहे हैं आप उसी चीज को। यहां बोला था कि दिस इज हिज हाउस, ये उसका हाउस है। अब आप बोल रहे हो दिस हाउस इज हिज, ठीक है, कि ये घर उसका है। तो अलग तरीके से आप बोल रहे हो, दैट हाउस इजंट हर्स, दैट हाउस इजंट देयर्स, योर्स, माइन, अवर्स, ठीक है। यही चीज ऊपर समझाई गई थी कि अलग अलग तरीके से वाक्य बोले जाते हैं। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ठीक है। माई का ही आपने पोसेसिव प्रोनाउन लिख दिया माइन, ठीक है। तो अब दिस इज माई पेन, ये पेन मेरी है। दिस पेन इज माइन, देखो दिस इज माई पेन, ये पेन मेरी है। दिस पेन इज माइन,
ये पेन मेरी है, दोनों का मतलब सेम है बट अलग तरीके से है थोड़ा, ठीक है। तो इस अंतर को हमेशा याद रखना चाहिए। दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है, ठीक है। मिस्टर राम्स का अर्थ है मिस्टर राम का। एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताने के लिए किया जाता है। दिस इज मिस्टर मेहताज हाउस, दिस शी इज मीना सिस्टर। ज्यादातर प्रयोग प्राणवान वस्तुओं के साथ होता है, पर कभी कभी प्राणहीन पदार्थों के साथ भी इसका प्रयोग माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एपोस्ट्रोफे क्या होती है, ये जो है ना एपोस्ट्रोफे होती है, ठीक है। आपने देखा होगा काफ़ी बार इसको लगाते हुए। तो देखिए, इसमें क्या है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि ये चीज़ जो है, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि शी इज़ मीना सिस्टर, शी यानी कोई लड़की है। अब इसका मीना सिस्टर, मीना की वो लड़की बहन है, तो मीना के साथ इसका संबंध बता रहे हैं कि भाई वो मीना की बहन है। तो एपोस्ट्रोफे लगेगा मीना के आगे, ये वाला जो साइन ना, ये वाला, ये साइन लगेगा और फिर उसके आगे एस लगा दिया जाएगा, मीनाज सिस्टर, ठीक है। शी इज़ मीनाज सिस्टर, की वो मीना की बहन है। ज़्यादातर प्राणवान वस्तुओं के साथ होता है, लेकिन कभी कभी प्राणहीन पदार्थों के साथ भी एपोस्ट्रोफे का यूज़ होता है। जैसे अ डेज वर्क, अ मंथ सप्लाई, अ ईयर्स ग्रोथ आदि। ये इसलिए शुद्ध अथवा सही माने जाते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशंस भाषा में काफ़ी प्रचलित हो गए हैं, इन्हें अशुद्ध कहकर निकाला नहीं जा सकता, तो ये आप ध्यान रखिए। 22वां दिन की तालिका नंबर 9 देखेंगे तो तालिका 9 में इन, अंडर, ऑन, नियर ये स्थानवाची प्लेटियल वर्ड्स वाक्य में प्रयोग हुए हैं, ठीक है। तो इट इज इन दैट बैग, ये उस बैग में है। इट इज अंडर दिस बास्केट, ये उस बास्केट के अंडर है, नीचे है। आप कैसे भी वाक्य बना सकते हो इससे, ऐसे ऐसे करके काफ़ी तरीके से वाक्य बना सकते हो। इट इजंट ऑन योर टेबल, वो आपके टेबल पर नहीं है। तो वाक्य बनाइए, अलग अलग टाइप के वाक्य बनाइए। हम ये सब पढ़ चुके हैं, इनका कैसे यूज़ करना है। 384 वाक्य, ठीक है। तो आप बनाने की कोशिश कीजिए। द बोटल इज अंडर योर बैग, बोतल आपके बैग के नीचे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई शब्द लेना है, यहाँ से कोई शब्द लेना है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कोई भी शब्द लीजिए और उससे एक वाक्य बन जाएगा आपका। जैसे द कप इज नियर योर बैग, वो कप तुम्हारे बैग के पास है। तो कहीं से भी कैसे भी आप शब्द लोगे, आपका वाक्य बन रहा है। तो ट्राई कीजिए इसको ज़रूर और उनके मतलब निकालिए। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है ये। तालिका 10 में टू और टू संबंधित शब्दों, लिंकिंग वर्ड्स का अभ्यास दिया गया है। आई एम टू टायर्ड टू डू दिस हैवी वर्क का अर्थ है मैं इतना अधिक थक गया हूँ कि ऐसा कठिन काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में इन शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। देखो तालिका नंबर 10 देख लेते हैं। बाकी ये तालिका नंबर 10 इसमें है कि टू का मतलब है बहुत अधिक थक गया है, मतलब थका ही नहीं। देखो टू का मतलब होता है बहुत अधिक। आई एम टू टायर्ड यानी मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम टू हंगरी, मैं बहुत सॉरी आई एम टू टायर्ड मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम टू हंगरी मतलब मैं बहुत भूखा हूँ। और आई एम टू वीक मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो इसका मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इस टू और इस टू में अंतर होता है। आई एम टू टायर्ड टू डू सच हैवी वर्क, यानी मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ हैवी वर्क को करने के लिए। टू लगता है किसी चीज़ को, मतलब टू डू दिस हैवी वर्क, ठीक है, इस काम को करने के लिए। तो ये वाला टू अलग होता है जिसमें डबल ओ आते हैं ना, उस टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही होता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा। अब आप टू के आगे टायर्ड लगाओ तो मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा थक गया है। टू के आगे हंग्री लगाओ तो बहुत ज़्यादा भूखा है। टू वरीड यानी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं हम, टू स्लीपी यानी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से टू का यूज़ होता है। आई एम टू वीक टू आंसर देयर क्वेश्चंस या फिर टू डू सच हैवी वर्क, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर यू विल बी हंगरी टू गो बैक सो सून, ठीक है। या फिर यहाँ द लिटिल बॉय से बना सकते हो। द लिटिल बॉय वॉज टू वीक टू आंसर देयर क्वेश्चंस,
ओके, तो इधर अब ये देख लिया हमने, यहाँ से आप वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। अब तालिका 11 देखेंगे, उसमें वैन एज वेल एज आफ्टर बिफोर शब्दों का अभ्यास दिया गया है। इनके साथ लिंकिंग वर्ड्स नहीं जोड़ते, सीधा दूसरे क्लॉज जुड़ जाते हैं, जैसे वैन वी अराइव्ड, देन नहीं आता, इट बिगिन टू रेन आदि। तो अब यहाँ आप लिंकिंग वर्ड्स को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि लिंकिंग वर्ड, जैसे यहाँ टू लगा था लेकिन इसके साथ लिंक करने के लिए एक और टू जोड़ा गया, ठीक है। तो TOO वाला टू और ये वाला टू दोनों में डिफरेंस है। लेकिन जैसे होता है, कुछ शब्द होते हैं वैन एज वेल एज आफ्टर बिफोर, इनके आगे आप लिंकिंग वर्ड नहीं जोड़ते। जैसे आप ऐसे सेंटेंस लिखोगे, वैन वी अराइव्ड इट बिगिन टू रेन, ठीक है, वैन वी अराइव्ड इट बिगिन टू रेन। तो आप ये नहीं लगाओगे, देन नहीं लगाओगे, ऐसे नहीं बोलोगे वैन वी अराइव्ड देन इट बिगिन टू रेन, नहीं, आप बोलोगे वैन वी अराइव्ड इट बिगिन टू रेन, ठीक है। तो तालिका 11 देखते हैं, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत सारी। तो वैन वी अराइव्ड इट बिगिन टू रेन, ऐसा सेंटेंस दे रखा था ना। अब आप बनाइए एज सून एज से, तो एज सून एज द ट्रेन लेफ्ट ही स्टार्टेड क्राइंग, मतलब जैसे ही ट्रेन जो है लेफ्ट हुई, छूटी, वो रोने लगा। आफ्टर दे केम द लाइट्स वेंट आउट, उनके आने के बाद लाइट्स चली गई। बिफोर शी नोटिस्ड ही मूव्ड अवे, इससे पहले कि वो नोटिस कर पाती वो चला गया। आफ्टर, आप कुछ भी और बना सकते हैं, आफ्टर वी अराइव्ड ही स्टार्टेड क्राइंग, हमारे आने के बाद वो रोने लगा, ठीक है। अब तालिका 12 देखिए, तालिका 12 में सिंस और फॉर के साथ पॉजिटिव वाक्य दिए गए हैं। तो शी हैज़ बीन डिस्कसिंग दिस मैटर सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से ही इस मामले पे डिस्कस कर रही है। ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन, इनके साथ हैज़ लगेगा, IOU के साथ हैव लगेगा, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 PM, वो 2 बजे से हॉकी ही खेल रहा है। अब बाकी से बनाते हैं, आई से बनाते हैं। आई हैव बीन क्वेरलिंग ओवर इट फॉर 2 hours, मतलब मैं इसके पीछे लड़ रही हूँ 2 घंटों से, ठीक है। और क्या वाक्य बन सकता है, यू से बनाते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर मैनी डेज, तुम इसी नोवेल को पढ़ रहे हो काफ़ी दिनों से, ठीक है। अब 24वां दिन आता है, तो इसमें तालिका 13 में प्रिपोजिशंस के उलट पुलट वाक्य दिए गए हैं। प्रिपोजिशंस को उलट पुलट कर दिया गया और उनके वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ठीक से मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए। एक प्रिपोजिशन का प्रयोग एक से अधिक वाक्य में नहीं हो सकता, कठिनाई होने पर संबंधित पाठ की सहायता लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं भी यहाँ पर करवा देती हूँ, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिए जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो जैसे अब इन सब के साथ आप कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ करोगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माई बॉस इज़ प्लीज्ड बाय माई स्टोरी, मेरे बॉस खुश हो गए मेरी स्टोरी से, ठीक है। और क्या बना सकते हैं आप, शी वेंट विद, अब इसके आगे आप कुछ और लगाइए यहाँ से, ठीक है। द डॉक्टर वार्नड हिम अबाउट हर सन्स हेल्थ, हर, या फिर आप कुछ और लगा सकते हैं, हिज बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ही प्रिवेंट्स मी इनटू, ये नहीं लगेगा ना इसके साथ, ठीक है। तो कुछ और यहाँ से लगेगा प्रिपोजिशन में, तो आपको ढूंढना है कि क्या लगेगा, ठीक है। और द पुलिस लुक्ड के आगे आप क्या लगा सकते हैं, ठीक है, वो आप ढूंढिए। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं कि यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम, अब यहाँ से आप ले सकते हैं स्मोकिंग, यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी, ठीक है। ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम वर्किंग टू हार्ड, ये कुछ और लगा सकते हो। फिर द मदर इज़ वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ, ठीक है। तो ये वाक्य बन रहे हैं ना, यहीं से मैंने ये प्रिपोजिशंस यहाँ पर लगा दिए हैं एंड ये सेंटेंसेस बन रहे हैं।
his work is progressing with his behavior, और we got fed up with his work, या फिर कुछ और आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आपने प्रीपोजिशंस लगा करके यहाँ से कुछ लेना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, यहाँ ना अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट। 25वां दिन। अब इसमें तालिका 14 में आपको पैसिव वॉइस के वाक्य दिए गए हैं, इनको बोलकर अच्छी तरह अभ्यास कीजिए और इसका अर्थ मन में बैठाइए। सहायक क्रियाएं जो होती हैं इज, बीइंग, हैज़ बीन, इनके साथ प्रधान क्रिया की थर्ड फॉर्म जुड़ती है। तो लेट्स सी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखेंगे। The money is collected. The jewelry is being kept in a secret place. The body of the lion has been sent away. तो ऐसे मतलब आप बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद तालिका 15 में भी इन्फिनेटिव के साथ पैसिव वॉइस के वाक्यों की रचना की गई है। अब आपका आ जाता है 26वां दिन। तालिका 16 में विशेषणों की कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का अभ्यास दिया गया है, इनमें देन का प्रयोग किया होता है। पहले हम 15 वाला तालिका जो है वो देखते हैं। तो ही वॉज मोर विक्ड देन एनी वन एल्स, वो किसी और से भी ज़्यादा, मतलब ही वॉज मोर विक्ड देन एनी वन एल्स। ओके, कि मतलब कि वो सबसे ज़्यादा दुष्ट था, किसी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो दुष्ट था, जितना कोई हो भी नहीं सकता। दे वर मोर ऑनेस्ट देन शी, वो जितनी ऑनेस्ट थी उससे ज़्यादा ऑनेस्ट वो थे। और फिर दे वर मोर फुलिश देन एनी वन एल्स, या फिर यू वर। ओके, उसके बाद आप क्या सेंटेंस बना सकते हो? ही वॉज मोर चीयरफुल देन आई वॉज, यानी मैं जितनी खुश थी उससे ज़्यादा चीयरफुल और खुश वो था। ओके, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद तालिका नंबर 16 आ जाती है। इसमें हमने देखा कि तालिका 16 में विशेषणों की कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर करने वाली जो डिग्री होती है कंपेरेटिव डिग्री, तो वो है योर कोट इज़ द थिकेस्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा जो कोट है वो सबसे ज़्यादा थिक है। ठीक है, दिस वन इज़ द वर्स्ट ऑफ दोज इन द शॉप। ठीक है, दैट वन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, मतलब वो वाला सबसे बेस्ट है, सभी से बेस्ट। ओके, योर कोट इज़ द फाइनेस्ट ऑफ दोज इन द शॉप, तुम्हारा कोट, जो भी शॉप में कोट्स थे उन सबसे ज़्यादा फाइन था। अब तालिका 17 में विशेषणों की सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य दिए गए हैं, इनमें बेस्ट ऑफ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, कंपेरेटिव डिग्री जो होती है ना वो होती है द्वितीयावस्था, उसमें विशेषणों की जो द्वितीयावस्था होती है तो उसमें क्या है, देन का प्रयोग होता है, ही इज़ टॉलर देन हर, ऐसे करके। अब तालिका 17 में जो है तृतीयावस्था विशेषणों की यानी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य दिए गए, इनमें बेस्ट ऑफ का यूज़ होता है। तो अब आगे तालिका 18 में गणना सूचक काउंटेबल शब्दों के प्रश्न वाक्य दिए गए हैं। तालिका 18B में मात्रा सूचक अनकाउंटेबल शब्दों के प्रश्न वाक्य। मैनी गणना सूचक काउंटेबल शब्द है, मच मात्रा सूचक अनकाउंटेबल। ठीक है, ध्यान दीजिए, कप, नाइफ, पेन, पेंसिल, बुक गणना योग्य काउंटेबल वस्तुएं हैं, जबकि मनी, ऑयल, ब्रेड, टी, सैंड मात्रा सूचक अनकाउंटेबल शब्द हैं। तो यही है कि पैसा, ब्रेड, चाय, मिट्टी, दूध, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल। काउंट कर सकते हैं जिनको, वो काउंटेबल। तालिका 17 देखिए, हाउ मैनी कप्स आर देयर ऑन द टेबल, कितने कप्स हैं टेबल पे, ऐसे आप बनाइए, काफ़ी सेंटेंसेस बन सकते हैं। हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड या फिर आर देयर इन द स्टोर, बेटर लग रहा है कि स्टोर में कितनी पेन्स हैं। हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, टेबल पे कितनी बुक्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। फिर हाउ मच, अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली चीज़ आ जाती है कि हाउ मच ऑयल इज़ देयर फॉर यूज़ के लिए कितना ऑयल है। हाउ मच सैंड इज़ देयर इन हिज पोसेशन, या फिर इन फॉर यूज़, या फिर इन द हाउस, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद हाउ मच मनी इज़ देयर इन द हाउस, घर में कितना पैसा है, इस तरीके से बनाएंगे आप वाक्य। फिर आता है 28वां दिन। तो तालिका 19 में सर्वनाम इट के विभिन्न उपयोगों का अभ्यास दिया गया है। तो ये तालिका 18 आ जाता है।
इसमें जो है विभिन्न उपयोगों का अभ्यास दिया गया है इट के। तो आप इट से क्या क्या वाक्य बना सकते हैं, बनाइए। जैसे कि इट इज़ माई फ्रेंड, नहीं इट इज़ माई फ्रेंड नहीं करके हम और भी कुछ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, ये आसान नहीं था, मतलब ये आसान नहीं, ट्रू का मतलब है सच, तो ये सच नहीं था। इट वॉज का यूज़ करेंगे तो इट वॉज वेरी इजी, वो बहुत आसान था। इट वॉज नॉट माई टर्न या इट इज़ नॉट माई टर्न। ओके, अब आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए यहाँ से। तालिका 20 में दो प्रकार के करता है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नोबडी नेगेटिव में आता है और समबडी तथा एवरीबडी पॉजिटिव सकारात्मक में आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नोबडी टुक एनीथिंग लास्ट टाइम का अर्थ है किसी ने पिछली बार कोई वस्तु नहीं ली, जबकि समबडी टुक समथिंग लास्ट टाइम का अर्थ है किसी ने पिछली बार कुछ वस्तु ली। तो नकारात्मक वाक्य में जो है एनीथिंग और सकारात्मक वाक्य में समथिंग शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। आप चाहें तो इसको बार बार पढ़ सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। अब 19वां दिन में देखिए, तालिका नंबर 19 की तरफ हम ध्यान देंगे। 19वां दिन 29वां दिन है ये। ओके, तो तालिका देखिए, तालिका नंबर जो भी है यहाँ पर दे नहीं रखा कौन सी तालिका है, 19 है, ठीक है। तालिका नंबर 19, तो नो वन रॉट एनीथिंग दैट टाइम, किसी ने भी उस समय कुछ नहीं लिखा था। वन ऑफ अस वांटेड, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, वन ऑफ अस वांटेड एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वाक्य बनाने के बाद इधर से वाक्य बनेंगे, जैसे एवरीबडी टुक समथिंग लास्ट टाइम, हर किसी ने कुछ ना कुछ पिछली बार लिया था। समबडी नोटिस्ड समथिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, किसी ने ब्रेकफास्ट से पहले कुछ ना कुछ नोटिस किया। अ फ्यू ऑफ अस टुक समथिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले हम में से बहुत ही कम लोग कुछ लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस की बारी। तो नीचे आपको प्रश्न वाले वाक्य जो होते हैं और उत्तर वाक्य दिए गए हैं। तो प्रश्न या उत्तर में से अधिकांश वाक्य 21वें दिन से 29वें दिनों के वाक्यों में से लिए गए हैं, पर कुछ वाक्यों को बदल दिया गया है। आप अपने साथी से कहें कि वे आपसे प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दें, फिर वह आंसर वाक्य बोले और आप प्रश्न वाक्य बनाएं। इस तरह दोहरा कर अभ्यास कीजिए। तो देखो, आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे अभ्यास करना है। देखो, सारे दिन दे रखे हैं इसमें, 21वें दिन से लेकर 29वें दिन तक के क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं। जैसे व्हाट आर यू, आई एम अ क्लर्क, बता भी रखा है देखो कि कहाँ से लिया है। व्हाट्स योर नेशनलिटी, इंडियन। इज दिस द बुक यू नीड, यस दिस इज इट। हु वेंट देयर, नन ऑफ अस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हैं। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना कोई फ्रेंड है या कोई भी जिसके साथ आप कर रहे हैं ये कोर्स, या फिर आप के कोई जिसके साथ भी आप प्रैक्टिस करना चाहें, अपनी फैमिली में किसी के साथ, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो वाक्य बोले, क्वेश्चन पूछे, आप उसका जवाब दें, उसके बाद फिर वो आपको जवाब दे, आप क्वेश्चन पूछ लें, फिर वो सिर्फ जवाब बोले, आप इन जवाबों से आप क्वेश्चन बनाना सीखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। वेयर इज़ द क्लर्क, एट द टेबल। व्हाट डू यू प्ले बिसाइड्स हॉकी, फुटबॉल, ठीक है। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद 23वां दिन, वाई डज ही वर्क हार्ड, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू विन अ प्राइज। तो ये सारे वाक्य आप पढ़ सकते हैं। 23वां दिन हो गया। उसके बाद हम 24वां दिन देखते हैं। देखो, ये सारे दिन, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम 24वां दिन देखेंगे। क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, ठीक है। 24वें दिन के क्वेश्चंस देखिए। 25वें दिन में भी व्हाट्स टू बी डन, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, प्रश्न 1 के प्रश्न और उत्तर दोनों वाक्यों का सरल हिंदी में अनुवाद कीजिए। लता डज कम, लता कम्स, लता डिड कम, लता केम। ये सारा आपका काम है जो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऊपर के वाक्य को आपको ध्यान से देना है और बताना कि कौन सा शुद्ध है। आप कहेंगे कि पहला और तीसरा वाक्य अशुद्ध है, लता कम्स और लता केम ये अशुद्ध है। हमारा कहना है ये चारों वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं, ठीक है। आप पूछेंगे कि यदि ये चारों वाक्य शुद्ध हैं तो आपस में इनके अर्थ में क्या अंतर है। हाँ, जो अंतर है उसे समझिए। देखो, लता डज कम और लता डिड कम, दोनों वाक्य आना यानी कम क्रिया के अर्थ में बल देते हैं। ऊपर के दोनों वाक्यों का अर्थ होगा लता अवश्य आती है, ठीक है। उसके बाद लता अवश्य आई या लता आती तो है, और लता आई तो थी।
तो अब यहाँ पर लता डज कम और लता डिड कम, ठीक है। लता डज कम का अर्थ है लता अवश्य आती है या लता अवश्य आई, और लता डिड कम का अर्थ है कि लता आती तो है, लता आती तो है और लता आई तो थी, दोनों ही अर्थ हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वाक्य है लता कम्स, ठीक है, और लता केम, इनका अर्थ होगा लता कम्स का तो लता आती है और लता केम का लता आई, ये दोनों सामान्य अर्थ वाली क्रियाएं हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें डू, डज और डिड के प्रयोग के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अर्थ बताइए। माई मदर डज लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू लाइक टू प्ले, द लेबरर्स डिड शाउट लाउडली, डू कम टुमारो, इन सब का आपको हिंदी में अर्थ बताना है। तो माई मदर डज लाइक चिल्ड्रन, मेरी माता जो है, मेरी माता जी बच्चों को अवश्य पसंद करती हैं। चिल्ड्रन डू लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन को खेलना पसंद है। द लेबरर्स डिड शाउट लाउडली, हाँ लेबरर्स ने लेबरर्स जोर से चिल्लाए थे। डू कम टुमारो, कल जरूर आना। अब आगे निम्नलिखित ये फोर्थ वाला देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। ही इज ए एन में से क्या आएगा? ही इज एन अमेरिकन, ओके। तो आपको इनका यूज़ करना है, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो इन द ट्रेन इज लेट बाय हाफ एन आवर, इज ही अ रशियन, कुतुब मीनार इज the highest tower in India, Sonipat is a small town in Haryana, these pictures are mine, he has gone out of Delhi, are you going for sleep, put on a raincoat lest you should get wet, neither Mahesh nor Ramesh plays football, ठीक है। उसके बाद इज़ शी नोन टू यू, दे प्रे एवरी डे फॉर 15 मिनट्स, आइदर सती और मती आर टू ब्लेम, या फिर इज़ टू ब्लेम, तो इज़ आएगा। उसके बाद शी इज़ टू वीक फॉर वॉक, आई एम टू वीक दैट आई कांट वॉक, ओके। तो ठीक उत्तर भी यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए आप ना फिर क्या कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक उत्तर भी दे रखे हैं तो यहाँ से उत्तर भी चेक कर सकते हैं। ही लुक्स ओल्डर टू हिज ईयर्स और एज, यहाँ पर नीचे दो वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, दो वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ध्यान से पढ़कर शुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए, आपको शुद्ध वाक्य चुनने हैं, इसमें से और इसमें से जो शुद्ध है उसको चुनिए। तो ही लुक्स ओल्डर टू हिज ईयर्स या फिर एज, ही लुक्स ओल्डर दैन हिज ईयर्स या फिर एज, तो देन ये वाला सही होगा, ठीक है। तो बी वाला शुद्ध है। तो आपको ऐसे चुनाव करना है, तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए चुनने का एंड देन फिर चेक कीजिए कि आपके आंसर सही है कि नहीं। ठीक उत्तर यहाँ आपको दे ही रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। दिस इज एस, दैट इज द बुक, दैट्स माई बुक, वी ट्रैवल्ड बाय शिप, इट इज़ अ फाइन शिप। तो ये सारे आपको वाक्य दे रखे हैं, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो ये सारे वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य हैं, पढ़िए आप इनको और इनका शुद्ध रूप ये देखिए, मैंने आपको आंसर भी दिखा दिए। दीज आर द आंसर्स, ओके। सो फाइनली डे 30 हमारा फिनिश है। इसमें हमने सब रिवीजन किया है, फिनिश हो गया डे 30। इसमें हमने सब रिवीजन किया है, जो भी था हमने अभी तक पढ़ा, जो भी था सबको हमने इसमें रिवीजन किया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने प्रैक्टिस करी होगी काफ़ी सारी। इस वीडियो की एंड होकर आप और भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।